वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ नर्सिंग नॉलेज हब में। तो आज के इस आरआरबी सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के बारे में। तो इसका एक सेशन एक पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 48 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के इस टॉपिक में हम लोग आगे के और टॉपिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा प्यूबर्टी एंड oocyte। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम रीचेस द यूट्रस इन। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम हो जाता है यानी जो जाइगोट बन जाता है वो यूट्रस में कब पहुंचता है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, दैट इज 3 से 4 दिन में। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, 6 से 8 दिन में। थर्ड ऑप्शन क्या है, 10 से 12 दिन में। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, 12 से 14 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12 दिन में ये पहुंच जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बहुत ही वीवीआई है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पुबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल इज यूजुअली मैनिफेस्टेड एज। तो पूछ रहा है कि जो पुबर्टल डेवलपमेंट होता है ना, जो पुबर्टल डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल में सबसे पहला कौन सा साइन को दर्शाता है ना, मैनिफेस्टेड यानी कौन सा साइन को दर्शाता है कि डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका एक ट्रिक है, फीमेल में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है दैट इज BGAPM, है ना। तो बी से सबसे पहले क्या जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, है ना। तो ब्रेस्ट का जब सबसे पहले क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेलार्च बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेलार्च भी बोलते हैं, ठीक है। अब जी से क्या होता है, ग्रोथ स्पॉट होता है ना। ग्रोथ स्पॉट यानी हाइट क्या होगा, अचानक से बढ़ेगा, ठीक है। ए से क्या होता है, एक्सियल हेयर, ठीक है। एक्सिलरी हेयर यानी अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। अंडर आर्म्स के जो हेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके बाद प्यूबिक हेयर जो भी होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं ना। तो प्यूबिक हेयर और अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं ये दोनों क्या होता है, बढ़ते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुबार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुबार्च बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनार्च भी बोलते हैं, ठीक है। पुबार्च या फिर एड्रेनार्च बोलते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एम से मेनार्च होता है, या नहीं, मेनार्च यानी ब्लीडिंग होती है। तो ग्रोथ का जो है, पुबर्टल डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है उसके लिए ये ट्रिक आप लोग को याद रखने की जरूरत है, डेट इज BGAPM। सबसे पहले क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थेलार्च बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या, ग्रोथ स्पॉट होगा जिसमें हाइट बढ़ेगा। इससे एक्सिलरी हेयर होता है और प्यूबिक हेयर बढ़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुबार्च बोलते हैं या फिर एड्रेनार्च बोलते हैं। और लास्ट में क्या होता है हमारा, मेनार्च होता है। क्या होगा, मेनार्च होगा, है ना। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चन हमारा और उसमें आंसर्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑनसेट ऑफ मेनार्च। तो मेनार्च सबसे पहले नहीं होगा। अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड यानी ब्रेस्ट बर्ड यानी जो निपल होते हैं वो डेवलप होते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट बर्ड, है ना। उसके बाद क्या है, अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, तो ये भी नहीं होगा। और ऑनसेट ऑफ ग्रोथ स्पॉट ये भी नहीं होगा। तो BGAPM आप लोग को याद रखना है, ठीक है। पुबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विथ। तो पुबर्टी जो होता है उसके लिए उसमें सबसे पहले क्या होता है ना। सब ऑप्शंस देख लेते हैं। 51 का ऑप्शन देख ले रहे हैं, दैट इज मेनार्च। उसके बाद ग्रोथ स्पर्ट। उसके बाद क्या है, मेनोपॉज या फिर थेलार्च एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थेलार्च और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना। प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुबार्च बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, पुबार्च बोलते हैं या फिर एड्रेनार्च। कहीं कहीं एड्रेनार्च भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है। एड्रेनार्च या फिर प्यूबार्च दोनों का एक ही मतलब है, यानी हेयर्स का डेवलपमेंट होना। तो 51 का क्या हो जाएगा आंसर, आप ही लोग बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, डेट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड इन प्री नेटल पीरियड। तो सारे प्राइमरी oocyte जो होते हैं प्री नेटल पीरियड में बनता है, यानी मदर के अंदर जब बच्चा रहता है उस लाइफ में बनते हैं, है ना।
फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देख लेते हैं, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म जस्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद बनते हैं, है ना। थर्ड क्या, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड आफ्टर मेनार्च, मेनार्च के बाद बनेंगे। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड इन प्री नेटल लाइफ। तो प्री नेटल लाइफ में क्या हो जाता है, सारे बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, है ना। तो व्हेन द सेल ऑफ मोरूला रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ हेलो बॉल ऑफ सेल विथ एन इनर मास सेल, तो जो मोरूला होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है, ब्लास्टोसाइट बनाता है। ब्लास्टोसाइट में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है इनर मास सेल, है ना, और एक होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ये क्या है, हमारा इनर मास सेल है, ये क्या है, इनर मास सेल है। और ये क्या है, हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है ना, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ठीक है। अब इसी के अंदर ये जो कैविटी बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। अगर डिटेल्स में जानना है तो मिडवाइफरी के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, इसका वीडियो डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है ना। तो आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं क्या कहेगा हमारा। तो क्या कहते हैं इसको, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोसाइट कहेंगे। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट बोलते हैं, ठीक है। 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी होने के बाद 7वें वीक तक, ठीक है, द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस, जो स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसके लिए जो है डेडलाइन बनाया गया 2 वीक, 2 से 8 वीक, ठीक है, और ग्रेटर देन 8 वीक, है ना। तो जो 2 वीक होता है जब कंसेप्शन के बाद, यानी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके 2 वीक के अंदर जो होता है, जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं, है ना, या कहीं-कहीं जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है। और 2 से 8 वीक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलते हैं। और अगर 8 वीक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमारा जो है बच्चा जो है 2 वीक तक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, है ना। अगर 2 से 8 वीक हो गया तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। और अगर ग्रेटर देन 8 वीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो 7 वीक पूछ रहा है ना, तो 7 वीक में क्या हो जाएगा हमारा, 7 वीक में हो जाएगा एम्ब्रियो। यानी 2 से 8 वीक तक हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो द फेनोमेनन ऑफ मिसल मर्ज इंडिकेट्स, तो मिसल मर्ज में 2 चीजें होती है ना। तो मिसल मर्ज एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें 2 चीजें होती है, ठीक है। मिसल मर्ज में क्या होता है, एक एब्डोमिनल पेन होगा और प्लस में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है ना। दोनों चीज होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होता, बस बहुत कम होता है ना, ना के बराबर होता है, बट मिनिमल होता है, लेकिन पेन उस समय ज्यादा होता है ना। तो एब्डोमिनल पेन होता है। तो मिसल मर्ज जो होता है वो ओवुलेशन के समय होता है ना। उस समय क्या होता है, तो क्या होगा, पेन प्लस ब्लीडिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसल मर्ज क्या हो जाएगा, पेन प्लस ब्लीडिंग कब होता है, तो ओवुलेशन के समय होता है। ये जो फेनोमेनन है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसल मर्ज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। द फ्लेटिंग एब्डोमिनल पेन, है ना, ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग, देखिए वही बात आ गई, कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिसल मर्ज बोलते हैं। और जो ब्लीडिंग के समय जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, है ना। जो स्ट्रक्चर बनेगा यानी जो चीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस हिमेंजिकम। क्या बोलते हैं, हेमोरोजैकम ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो देख लेते हैं, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, बेस्ट टाइम कौन सा है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए, यानी कब हम लोग कोपुलेशन करेंगे ताकि प्रेगनेंसी हो सके, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिड वे बिटवीन 7 to 8 डेज ऑफ ओवुलेशन, है ना। तो बिटवीन 7वें और 8वें दिन के बीच में हम लोग ओवुलेशन कराएंगे, सॉरी क्वाइटस कराएंगे या फिर कंसेप्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस, अगला क्या है, 14 डे आफ्टर बिगनिंग ऑफ पीरियड, तो बिगनिंग के 14 दिन के बाद इसी समय क्या होता है, हमारा ओवुलेशन होता है ना।
तो इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर कंसेप्शन, प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए क्या हमारा बेस्ट टाइम है ना। अब इसी द प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन ऑफ फीमेल एग इज टर्न्ड एज, तो फीमेल एग जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो फीमेल एग जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, आर्कियोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन स्पैम या फिर वायबिलिटी ऑफ oocyte, तो oocyte के लिए वायबिलिटी कितना देर के लिए होता है ना। तो oocyte के लिए वायबिलिटी जो होता है वो कितने देर के लिए होता है, तो वो होता है हमारा डेट इज 12 से 24 घंटे के लिए होता है, ठीक है। क्या होगा, 12 से 24 घंटे के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ इज वायबल फॉर डेट इज 48 टू 72 आवर्स। मतलब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो 62 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ओवन फ्रॉम द ओवरी इज रेफर्ड टू एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे, प्रोलिफरेशन बोलेंगे या फिर निडिशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बाय व्हाट वीक ऑफ प्रेगनेंसी डू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड जेनिटलिया ऑफ बेबी टिपिकली डेवलप, तो प्रेगनेंसी के बाद किस वीक में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनिटलिया डेवलप हो जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 6 to 8 वीक। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 6 to 8 वीक में, है ना। थर्ड सेकेंड ऑप्शन क्या है, 8 to 10 वीक्स, और थर्ड ऑप्शन क्या है, 13 to 16 वीक, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 17 से 21 वीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 13 to 16 वीक। तो 13 से 16 वीक के अंदर जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं बच्चे के अंदर, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम डेवलप इन द एम्ब्रियो, तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, है ना। तो इसका जो होगा ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। द रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड एक्सेप्ट, तो कौन सा ऐसा है जो रिस्क फैक्टर नहीं है, किसके लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रायर हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, ये भी क्या है, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, प्रायोरिटी हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रायर हिस्ट्री ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, है ना। तो प्रायर हिस्ट्री ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और डी देख लेते हैं, प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, तो ये भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का सी, डेट इज प्रायर हिस्ट्री ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। ये क्या है हमारा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक रिस्क फैक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर ओव्यूलेशन, इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर जो है हमारा क्या है, ओव्यूलेशन है ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ओलिगो ओव्यूलेशन, हाइपो ओव्यूलेशन, पॉली ओव्यूलेशन और नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए आंसर इरेगुलर है और इनफ्रीक्वेंट है। तो इनफ्रीक्वेंट है यानी कम है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओलिगो ओव्यूलेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे टर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम द इनिशियल माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये क्या बनाता है ना। सबसे पहले जब जाइगोट डेवलप हुआ तो जाइगोट के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारा, डेट इज ऑप्शंस देख लेते हैं, मोरुला, ब्लास्टोमियर, oocyte और ब्लास्टोसिस्ट। तो सबसे पहले क्या बनता है हमारा, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर बनता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो व्हाट आर द माइटोटिक डिवीजन दैट जाइगोट अंडरगो कॉल्ड, तो जाइगोट जब माइटोटिक डिवीजन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ब्लास्टोसाइट बोलेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। तो एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा, 8 सेल बनता है ना।
नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो 69 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग सबसे करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को बताना है। तो इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी नियर टू फंडस। फंडस के सामने होता है। तो ये क्या हमारा स्टेटमेंट सही है। इम्प्लांटेशन ऑकर्स ऑन 6th डे following fertilization which corresponds to 20 day of regular menstrual cycle। तो इम्प्लांटेशन 6th डे होता है। ये भी क्या है सही है। इम्प्लांटेशन ऑकर्स 4 स्टेज, 4 स्टेज होते हैं ना। एपोजिशन होता है, एडिशन होता है, पेनिट्रेशन होता है और इन्वेशन होता है ना। तो ये भी क्या है स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय, तो कौन सा ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो फैसिलिटेट करता है, तो कौन सा करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, मेडुला कॉर्टेक्स और ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट इज नोन एज। तो ब्लास्टोसाइट के 2 लेयर होते हैं, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट और सेकेंड होता है इनर मास्ट सेल। तो क्या हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो 72 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। In case of in vitro fertilization, fertilized ovum transferred into uterine cavity। तो in vitro fertilization हो रहा है, IVF हो रहा है। तो इस केस में जो है किस स्टेज में होता है ओवम को ट्रांसफर करते हैं। तो ओवम को हम लोग ट्रांसफर करते हैं 1 से 2 सेल स्टेज में, 2 से 4 सेल स्टेज में, 4 से 8 सेल में या फिर 16 से 24 में। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं 4 से 8 सेल स्टेज में, है ना। और 73 हमारा क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो पेयर पूछ रहा है, पेयर कितना हो जाएगा ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन अ मैन, तो 23 हो जाएगा। और क्रोमोसोम्स अगर पूछेगा तो 46 हो जाएगा, है ना। पेयर पूछ रहा है तो 23, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो फाउंड कहाँ होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो फाउंड कहाँ होगा देख लेते हैं। फीटस में, प्लेसेंटा में, यूट्रस में कि ओवरी में। तो कहाँ पे मिलता है कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है क्वेश्चन, दैट इज 75 फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, हिंदी में निषेचन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टियल ट्यूबरोसिटी हेल्प फॉर। स्टियल ट्यूबरोसिटी का क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर, है ना। बियरिंग ऑफ बॉडी वेट वाइल सिटिंग। तो स्टियल ट्यूबरोसिटी होता है वो क्या काम करता है, तो बॉडी वेट को क्या करता है बियर करेगा, नॉर्मल लेबर कराएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कराता है नॉर्मल वॉकिंग कराएगा या फिर नॉर्मल स्टैंडिंग कराएगा, है ना। तो ये क्या कराता है हमारा बियरिंग ऑफ बॉडी वेट। तो स्टियल ट्यूबरोसिटी क्या करता है हमारा बॉडी वेट को बैठने के समय कवर करता है ना, पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बेसल बॉडी टेम्परेचर विल फॉलोइंग डैश फॉलोइंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के समय क्या होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर जनरली क्या होता है इंक्रीज होता है, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जनरली बढ़ता है या फिर 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बढ़ता है ओवुलेशन के समय। इसी को हम लोग बेसल बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं, है ना। ये जनरली क्या होता है इंक्रीज होता है ओवुलेशन के समय, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ पुबर्टी इन गर्ल्स। तो गर्ल्स में पुबर्टी का जो एज है वो क्या रहता है ना। तो देख लेते हैं 9 से 10 साल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 9 से 10 साल की ओर है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा देख लेते हैं, दैट इज 10 to 12 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन क्या है 10 to 14 ईयर्स। तो जनरली क्या होता है 10 साल से 14 साल के बीच में क्या हो जाता है हमारा गर्ल्स पुबर्टी। गर्ल्स में पुबर्टी पहले आता है एज कम्पेयर टू बॉयज, है ना। बॉयज में कब आता है 14 साल के लगभग पे ही आता है ना। लेकिन गर्ल्स 12 से 14 साल में आता है, लेकिन गर्ल्स में क्या होता है पहले आता है 10 से 14 साल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर
79 की ओर, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 2 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 2 सेल स्टेज फर्टिलाइज करने अचीव करने में, है ना, स्टेज को अचीव करने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 10 आवर, 20 आवर, 30 आवर और 40 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 आवर, है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 16 सेल जो होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद कितना समय लगता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस, दैट इज सेकेंड डे, फोर्थ डे, सिक्स डे या फिर 8th डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्थ डे। तो फोर्थ डे जो होता है 14वें चौथे दिन जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारा 16 सेल में पहुंच जाता है। जो 16 सेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला भी बोलते हैं, है ना। 16 से 32 सेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज ओव्यूलेशन ऑकर्स सून आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ। तो ओव्यूलेशन जो होता है ऑकर करता है जब बन जाता है, तो क्या बनता है ना। ऑप्शंस हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा तब ओव्यूलेशन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte, तो जब सेकेंडरी oocyte हो जाता है तब जाकर ओव्यूलेशन होता है ना। नेक्स्ट अब लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। वेयर डज oogenesis ऑकर्स इन ह्यूमन, तो जो कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, ओवरी के इनर मोस्ट लेयर में होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी, और थर्ड क्या, फॉलोपियन ट्यूब, और फोर्थ क्या, यूट्रस। तो जो oogenesis होता है वो हमारा कहाँ होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी में होता है ना। तो जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, है ना। तो ओसी से हमेशा याद रखना, आउटर जो होता है वो क्या होता है हमारा, कॉर्टेक्स होता है। और आईएम से हमेशा याद रखना, इनर जो होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है। क्या होता है, मेडुला होता है। तो जनरली अगर बोला जाए तो मेडुला के पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा, oogenesis होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis, तो oogenesis का करेक्ट ऑर्डर बताना है ना। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis में फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, oogonia, उसके बाद प्राइमरी oocyte, उसके बाद सेकेंडरी oocyte, उसके बाद ओवुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या होता है, oogonia होता है ना। oogonia के बाद क्या होता है, प्राइमरी oocyte होगा, उसके बाद सेकेंडरी oocyte होगा, उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है ना। तो ये हमारा हो गया करेक्ट ऑर्डर, है ना। oogonia दैट इज प्राइमरी oocyte, उसके बाद सेकेंडरी oocyte, उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम अ प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो प्राइमरी जो होता है, जितने भी प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं उनके पास हमेशा, ये प्राइमरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 2n होता है। तो 2n तो 46 होगा, हाँ ना, ये हमेशा 2n होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, n होता है। तो हमेशा जो n रहेगा वो क्या रहेगा, 23 रहेगा, है ना। तो वो क्या रहेगा हमारा, 23 रहेगा। तो प्राइमरी जो भी होते हैं वो 2n होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो हमारा क्या रहता है, हमेशा n रहते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 23 होगा। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सप्लाइड बाय, तो सेक्स डेवलप करने के लिए, सेक्स जो डिटरमाइन करने के लिए वो कौन जिम्मेदार होता है, तो फादर होता है। तो फादर से क्या आएगा, फादर से क्या आएगा, स्पर्म आता है ना। क्या आएगा, स्पर्म आएगा। तो स्पर्म कहाँ पे है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजोवन जो हो जाएगा वो क्या करता है, सेक्स को डिसाइड करता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो 87 क्या कहता है, द करेक्ट लाइनेज ऑफ जायगोट, जायगोट के बाद क्या क्या बनता है ये हम लोग देख लेते हैं ना। करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा क्या है करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, ये बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जायगोट बनेगा।
उसके बाद क्या बनेगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। जाइगोट, ऑप्शन नंबर ए जाइगोट, ब्लास्टोमियर, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ऑप्शन बी देख लेते हैं, जाइगोट, ब्लास्टुला, मोरूला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। थर्ड ऑप्शन जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टोमियर, उसके बाद ब्लास्टोसाइट बनेगा, है ना। और फोर्थ ऑप्शन जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद मोरूला, उसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोमियर। तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है ना। जाइगोट के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोमियर बनता है ना। उसके बाद क्या बनेगा, मोरूला बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, है ना। तो 87 का क्या हो जाएगा, डेट इज ए। जाइगोट के बाद ब्लास्टोमियर, उसके बाद क्या बनेगा, मोरूला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। डिलेड पुबर्टी इज, तो डिलेड पुबर्टी क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स इन मेल, यानी 14 साल तक कोई भी टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। तो ये क्या है, डिलेड पुबर्टी का साइन है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स इन फीमेल्स, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइमरी एमेनोरिया विथ नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट विथ 15 ईयर्स। तो प्राइमरी एमेनोरिया, दो तरह का एमेनोरिया होता है, यानी एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है, 15 या 16 साल तक अगर उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, यानी ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। और सेकेंडरी एमेनोरिया, जब पहले ब्लीडिंग हुई है लेकिन 6 महीने तक अगर उसको लगातार ब्लीडिंग नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6 मंथ तक अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सारा ऑप्शंस क्या है, सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 89 की ओर, है ना। तो 89 में अब हम लोग देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 or more ova from the same cycle by sperm from separate acts of sexual intercourse is known as। तो अगर एक से ज्यादा जो है स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है 2 or more ओवा के साथ, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, सुपरफिटेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरफिटेशन बोलते हैं। सेकंड क्या है, सुपर फिकंडिशन। और थर्ड क्या है, डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी। और फोर्थ क्या है, मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी। तब तो जब फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 or more ओवा फ्रॉम द सेम साइकिल ऑफ स्पर्म, है ना, तो एक ही बार जब स्पर्म गया लेकिन उससे क्या हुआ, 2 ओवा जनरली क्या होगा, जो है फर्टिलाइज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर फिकंडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर फिकंडिकेशन बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो आयरन रिक्वायरमेंट फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आयरन रिक्वायरमेंट अगर पूछ रहा है तो आयरन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होता है ना। तो 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग को क्या हो जाता है, आयरन रिक्वायरमेंट होता है ना। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी में होता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। अ चाइल्ड्स हेरेडिटरी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, द चाइल्ड हेरिडिटरी जो होगा डिटरमाइन होता है कब होता है, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वायबिलिटी, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, डिलीवरी। थर्ड कंसेप्शन और फोर्थ इन्फेंसी। तो बीच में तो कुछ होने का सवाल ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी के समय ही, कंसेप्शन के समय ही, या फिर इंटरकोर्स के समय ही क्या होगा, हेरिडिटरी डिसाइड होगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। नेचुरल न्यूरल ट्यूब या नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम, तो नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है ना। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, या फिर मेसोडर्म, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नर्वस सिस्टम हमेशा डेवलप होता है एक्टोडर्म से, है ना। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपका इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मिडवाइफरी के, है ना। तो इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा, डेट इज एक्टोडर्म। क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब बिगिंस एट, है ना, कहाँ पे जो न्यूरल ट्यूब है वो बंद होना स्टार्ट होता है ना, बंद होता है, तो कहाँ पे होगा, सर्वाइकल में होता है,
सिफेलिक में होगा, पोडेलिक में होगा या फिर लंबर में होगा। तो कहाँ पे होता है? ये हमारा होता है सर्वाइकल रीजन में। सर्वाइकल रीजन में जो होता है हमारा न्यूरल ट्यूब बंद हो जाता है, ठीक है। द हार्ट इज डेवलप फ्रॉम, तो हार्ट किससे डेवलप होता है? नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। डेट इज पैराक्सियल मेसोडर्म से, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, उसके बाद स्प्लैन स्प्लैंकोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, या फिर सोमैटोल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। तो हमारा जो है हार्ट वो डेवलप होता है डेट इज स्प्लैंकोप्लूरिक, इसको याद करना है, स्प्लैंकोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज 95। रेक्टम डेवलप्स फ्रॉम, रेक्टम कहाँ से डेवलप होता है ना? तो रेक्टम कहाँ से डेवलप होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्लोआका, सेकंड ऑप्शन क्रेपिटस, थर्ड ऑप्शन हैंडगट और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? यूरोजेनाइटल साइनस। तो रेक्टम जो होता है डेवलप होता है हमारा क्लोआका से डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन डेवलप्स फ्रॉम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से डेवलप होता है देख लेते हैं। फोरगट, हैंडगट, मिडगट और इंडोडर्मल क्लोआका से। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डेवलप होता है कहाँ से? डेट इज ये डेवलप होगा मिडगट से। कहाँ से डेवलप होता है? मिडगट से ये डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 कोरोनरी साइनस डेवलप फ्रॉम। तो कोरोनरी साइनस जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है ना? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसस से, कोनस से, साइनस वेनोसस से और एवी कैनाल से। तो ये डेवलप होता है हमारा कोरोनरी साइनस, जो डेवलप होता है वो साइनस वेनोसस से डेवलप होता है। फिटस डेवलप इट्स ऑन ब्लड सप्लाई फ्रॉम डैश वीक, है ना? तो कितने वीक के बाद जो है हमारा क्या है, फीटस के पास अपना ऑन ब्लड सप्लाई हो जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस क्या है हमारा? 10 to 12 वीक्स, उसके बाद सेकंड ऑप्शन 12 से 14 वीक, उसके बाद थर्ड ऑप्शन 12 से 16 वीक और फोर्थ ऑप्शन 12 से 20 वीक। तो 12 से 20 वीक में जो है हमारा फीटस के पास अपना ऑन ब्लड सप्लाई हो जाता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। डॉटर सेल फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस 1 कंटेंस। तो डॉटर सेल जो बनता है म्योसिस 1 के बाद वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें? फर्स्ट पॉलीप्लॉइडी होगा, है ना, कि एन्यूप्लॉइडी होगा, कि डिप्लॉइड होगा, कि हैप्लॉइड होता है। तो म्योसिस 1 के बाद जो भी बनता है उसके पास क्या रहता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। हमेशा याद रखना है ना कि वो क्या होगा? हैप्लॉइड होता है। Which one of the periods of gestation is most susceptible period for congenital malformation? Congenital malformation के लिए कौन सा वीक जो है सबसे खतरेमंद है, यानी सबसे ज्यादा चांसेस है कि congenital malformation हो सकता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला वीक, है ना, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला वीक, दूसरा दूसरा वीक, तीसरा वीक से लेकर 8वां वीक और चौथा 9th वीक से लेकर 12th वीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेट इज तीसरा वीक से लेकर 8वां वीक तक, है ना। तो इस पीरियड में क्या होता है? कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन का मैक्सिमम चांस होता है, यानी जो कंजेनाइटल डिजीज होती है उसका मैक्सिमम चांसेस होता है कि इसी पीरियड में डेवलप करेगा, डेट इज 3rd वीक से लेकर 8वें वीक तक, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 101। The physiochemical change that occurs in sperm to make it capable of fertilizing the ovum is known as। तो ये क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है। क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है ना। तो ये कैपेसिटेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कहाँ होता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। इसी से क्या होता है? जो हमारा स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के लायक बन जाता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, फीटस फॉर्म फ्रॉम। फीटस जो होता है फॉर्म कब होता है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? मोरुला, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनर सेल मास और फोर्थ हो जाएगा सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो फीटस जो होता है वो कहाँ से बनता है? तो फीटस जो बनता है वो कहाँ से बनेगा? इनर मास सेल से बनता है। किससे बनता है? इनर मास सेल से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। एट व्हाट वीक एम्ब्रियो कैन बी डिफरेंशिएटेड एज ह्यूमन।
तो एम्ब्रियो जो होता है वो कब बनता है? ह्यूमन। तो फीटस कब उसको बोलते हैं? ये मैं बता चुका हूँ। तो फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2 वीक तक रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम या फिर जाइगोट बोलते हैं, है ना? अगर 2 से 8 वीक होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। और 8 वीक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 103 का क्या हो जाएगा? डी। दैट इज़ क्या हो जाएगा हमारा? 8 वीक के बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फीटस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज 104। द मीन कार्डियक आउटपुट ऑफ फीटस एट टर्म। तो कार्डियक आउटपुट पूछ रहा है ना, तो कार्डियक आउटपुट एट टर्म यानी टर्म कितना हो जाएगा? 37 टू 42 वीक, है ना? तो उसमें क्या पूछ रहा है कि मीन कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 100 ml पर केजी पर मिनट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 200 ml पर केजी पर मिनट। थर्ड ऑप्शन क्या है? 250 ml पर केजी पर मिनट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? 500 ml mg पर मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बार में 500 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से कार्डियक आउटपुट होता है एक फीटस का, एक बच्चे का, है ना? नॉर्मल। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। तो 105 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। तो सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड कब सुनाई देखने को मिलता है ना? तो इसको जो हम लोग 2 तरीके से, एक होता है स्टेथोस्कोप और एक होता है डॉपलर मेथड, है ना? फीटोस्कोप के द्वारा भी हम लोग इसको सुन सकते हैं, है ना? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बिटवीन 2 to 3 वीक्स, है ना? 2 से 3 वीक के बीच में हम लोग सुन सकते हैं, है ना? सेकेंड ऑप्शन क्या है? बिटवीन 8 to 10 वीक्स, है ना? तो बिटवीन 8 to 10 वीक्स। थर्ड क्या है? 10 to 12 वीक्स। और बिटवीन 16 to 18 वीक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 8 to 10 वीक्स। तो इसका आंसर 2 तरीके से हम लोग बताएंगे, ठीक है? अब अभी मैं डिस्कस किया था कि इसको 2 तरीके से निकालते हैं, एक होता है स्टेथोस्कोप, है ना? एक होता है स्टेथोस्कोप और दूसरा होता है हमारा फीटोस्कोप, है ना? तो फीटोस्कोप से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डॉपलर मेथड के द्वारा कब फाइंड करते थे? तो ये फाइंड करते हैं 8 से 10 वीक्स का। और स्टेथोस्कोप से जब हम लोग सुनेंगे तो ये 12 वीक्स के बाद ही सुनते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि 8 to 10 वीक्स के बीच में क्या होता है हमारा, दैट इज फीटोस्कोप से फाइंड करते हैं ना, और स्टेथोस्कोप से फाइंड करते हैं दैट इज 12 वीक तक, ठीक है? तो ये था हमारा 105। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। तो 106 क्या कहता है? द थिन रिम ऑफ इंडोमेट्रियल स्टोमा। द थिन रिम ऑफ इंडोमेट्रियल स्टोमा अंडरलाइंग द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज। तो जो इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा होता है, ठीक है, और जो थिन रिम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है? वो लाइन करता है ना? तो अब इसमें क्या है देख लेते हैं। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बैसिलरिस, और क्या है हमारा? डेसिडुआ वेरा, और क्या है हमारा? डेसिडुआ पेराइटलिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। यही जो होता है ये इसको कवर करके रखता है। किसको? ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है? कवर करके रखता है। तो कवर करके ब्लास्टोसिस्ट को कौन रखेगा? दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 107। द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। तो डेसिडुआ का क्या फंक्शन है ये पूछ रहा है ना? तो डेसिडुआ का क्या फंक्शन है देख लेते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स करना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और लास्ट नॉन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ क्या होता है? इंडोमेट्रियम। जो प्रेग्नेंट इंडोमेट्रियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। और इसके 3 लेयर होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होता है? तो कैप्सुलरिस होता है, बेसिलिस होता है और पेराइटलिस होता है। ये तीनों क्या है हमारा? टाइप्स है किसके? डेसिडुआ के, है ना? और जो प्रेग्नेंट जो इंडोमेट्रियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ का क्या काम है? दैट इज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये था हमारा आरआरबी सीरीज में मिडवाइफरी से आज का क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए आप लोग क्या करें? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।